हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। एंड इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ केएम्स इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 2। कौन सा होगा चलो देख लेते हैं भाई कौन सा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है भाई? फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में भी हमने बाइसेक्सुअल प्लांट पढ़ा था। बाइसेक्सुअल में एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोल लेंगे। क्लियर है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्लावर क्या होते हैं, फैसिनेटिंग ऑर्गन होते हैं, उसका कहाँ कहाँ हम यूज़ करता है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने मेल पार्ट को अलग पढ़ा था, फीमेल पार्ट को अलग पढ़ा था। उसके बाद हमने शुरू करा था एंड्रोशियम क्या होता है। जो एंड्रोशियम की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज स्टैमेन। ठीक है, और स्टैमेन में भी हमने क्या पढ़ा था, उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज फिलामेंट एंड द अनदर वन इज द एंथर। की बात करते हैं मेल प्लांट। मेल प्लांट में कौन कौन आते हैं? बेसिक यूनिट इसकी स्टैमेन होगी, और स्टैमेन को फर्दर डिवाइडेड करते हैं टू पार्ट्स में। वन इज फिलामेंट जिसको हम स्टॉक या डंडी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा एंथर। जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंथर, यानी एंथर इज नेसेसरी और रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? चलो भाई जो देख लेते हैं इसमें। चलो बढ़िया सा डायग्राम दिखाते हैं तुमको एंथर का। ये एंथर देख लो, एंथर कितना बढ़िया होता है। जो आप ऐसे इस तरह का, मैंने पहले बताया था कि बाइलोब्ड होता है। क्लियर? ये एंथर है, ये फिलामेंट है। ठीक है, अगर हम इसको टीएस कट करके देखें, अगर इसको ट्रांसवर्सली कट करके देखें तो आपको कुछ इस तरह के, ये जो हमें दो सामने से दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल सेम इसके दो पीछे होते हैं। क्लियर? तो जब हम इसको कट करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी ये। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं पोलन सैक, और इन पोलन सैक में भरे हुए होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्लियर? और ये होते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब जब बर्स्टिंग, जब फटना होता है तो ये जो है मैच्योर एंथर जो है वो फट जाता है और पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं एयर में। क्लियर है? उसके बाद देखो भाई कितना बढ़िया डायग्राम है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक्चुअल में पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं। हमने जो है सबसे पहले इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एंथर होती है, एंथर का जब हम टीएस कट करते हैं तो उसकी 4 लेयर हमने देखी थी। इपिडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस होती है, एंडोथीकस होती है, और मिडल लेयर होती है, और टेपिटम होती है। 4 लेयर हमने पढ़ ली थी। अगर मैं बात करूँ जो पहली 3 होती है, चाहे वो इपिडर्मिस हो, एंडोथीकस हो, मिडल लेयर हो, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, और जो हमारी टेपिटम होती है वो होती है न्यूट्रिटिव इन नेचर, यानी जो पोलन ग्रेन को जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू हैं या सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डायग्राम से तुम बढ़िया से देख पा रहे होंगे ये पूरा एंथर है। एंथर को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद तुम्हें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, यानी ये बाइलोब्ड है। ठीक है, 2 लोब इसने बना लिए हैं, और 2 लोब में इसके 4 थीका होते हैं, एक लोब में इसके 4 थीका होते हैं। ठीक है, मतलब जो टोटल होंगे वो 4 थीका होंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर इस रीजन की बात करें, ठीक है, अगर इसका हम सेपरेट कोई एक लेयर ले लें, एक कोना ले लें, तो इसका एनलार्ज व्यू आप देखो। इसमें सबसे बाहर ये कौन सी होती है? इपिडर्मिस, सबसे आउटर है एपिडर्मिस होगी। दूसरी होगी एंडोथीशियम होगी, जो इलैंगेटेड सेल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद आती है 2 और 3, जो 2 से 3 मिडिल लेयर हो सकती हैं। उसके बाद आती है हमारी टेपिटम, ये जो अंदर वाली होती है दैट इज टेपिटम। टेपिटम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर एंड
यही वो लेयर है जिससे कि पूरा प्रोसेस जो है, जो पोलन ग्रेन का जो स्टार्टिंग है या जो सेल्स होते हैं वो बनने शुरू होते हैं। कैसे? क्योंकि भैया अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सेल्स को तो बाकी का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये एक मैच्योर एंथर है, यानी मैच्योर एंथर में क्या होगा, ये यंग एंथर है, ये मैच्योर एंथर है। यंग एंथर में जो पोलन ग्रेन है वो अच्छे से स्पोरेंजियम बैग के अंदर है। अगर हम मैच्योर एंथर की बात करें तो मैच्योर एंथियम में जो है बर्स्टिंग हो जाती है, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस होती हैं वो फट जाती हैं और पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। क्लियर है? देखो अब ये डायग्राम एनाटमी ऑफ एंथर, हम कैसे उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर पार्ट की। सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस आउटर एंड सिंगल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगी। एंडोथेशियम इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर होगी। क्लियर? उसके बाद 1 to 3 मिडिल लेयर होती है और आफ्टर सम टाइम दे में बी डीजनरेट, अपने आप डीजनरेट हो जाती है। उसके बाद होती है, लास्ट होती है हमारी टैपिटम। और टैपिटम के अंदर अगर आप देखो इस तरह की शेप बनी हुई होती है जिनको हम बोलते हैं आर्कीगोनियम सेल या आर्कीस्पोरोजिनस सेल। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले है टैपिटम, क्लियर? और टैपिटम के अंदर होती है आर्कीस्पोरोजिनस सेल। ये जो आर्कीस्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये दो तरह की सेल्स बनाती हैं। एक बनाती हैं पैराइटल सेल्स, और दूसरी हमारी बनाती है स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। क्लियर है भाई? ये जब सेल्स में मियोटिक डिवीज़न होता है तो इसकी कोई भी जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे एनलार्ज होने लगती है। एनलार्ज होने के बाद चारों सेल्स अलग अलग कोनों में चली जाती है, जो हमने पढ़े थे, जो हमने इस डायग्राम में देखा था। इस वाले डायग्राम में जो एक नॉर्मल सेल्स होगी वो एंथर की कुछ शुरू में इस शेप की होगी, ठीक है। और धीरे धीरे ही वो जो उसके सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होने के साथ साथ उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और वो कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। और जो सेल होंगी, जो स्पोरोजिनस सेल होंगी, वो टैपिटम वाली होंगी, वो चारों अलग अलग कॉर्नर में पहुंच जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद हाँ, हम ये लाइन पढ़ रहे थे कि ये जो सेल होती है जिसको हम आर्कीगोनियस या आर्कीस्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। जो पैराइटल सेल्स होगी वो आउटर सरफेस की तरफ ग्रो करेगी, आउटर सरफेस की तरफ ग्रो करेगी, ठीक है, यानी इस तरफ को करेगी। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल्स होंगी वो इनसाइड ग्रो करेंगी, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम बैग है उसको बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद ठीक है भाई बच्चों, तो अब चलो देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, पेज ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया पैराइटल सेल्स होगी और स्पोरोजिनस सेल्स होगी। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, इनकी जो प्लॉइडी होगी वो 2n होगी, ठीक है। यानी जो तुमने डायग्राम में शुरू में भी दिखाया गया था, मैच्योर जो टैप्टम के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं वो ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स होता है, एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। वो जो टिश्यू हैं वो फॉर्मेशन करते हैं और उनका जो प्लॉइडी होगा वो 2n होगा, ठीक है। धीरे धीरे ये जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगी, माइटोटिक डिवीज़न करेंगी। और माइटोटिक डिवीज़न इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या काम करती हैं, ये 2 सेल में टूट जाएंगी। ये हमारी स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। इसको हम माइटोटिक 1 होगा, उसके बाद हमारा होगा, नहीं सॉरी बच्चों रुको भाई, अरे सर
चलो इसको मैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे होगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होंगे ये होमोजिनस सेल्स होती हैं, होमोजिनस सेल्स होंगी, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। इसी में से ही कोई एक सेल होगी जो एनलार्ज करेगी, और एनलार्ज करने के बाद क्या होगा, वो जो है आफ्टर डिवीज़न जो है वो ब्रेक डाउन होगी 2 सेल्स में, और उसके बाद वो डिवाइड हो जाती हैं 4 सेल में, जिसको हम टेट्राड बोलते हैं। क्लियर? मैं एक बार देख लेती हूँ डायग्राम में है क्या। देखो, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रो यानी कि जो पॉलन मदर सेल्स होती हैं उससे पॉलन फॉर्मेशन या उससे कैसे फॉर्म होते हैं पॉलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ pollen grains from pollen mother cell और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, आपके एनसीईआरटी लाइन में कुछ इस तरह की डिफिनेशन दी गई है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप सबसे पहले देख लो कि होता क्या है। मैंने बताया था कि इसमें कालोज वाल होती हैं जो कि एक डिप्लॉयड होता है, ये हमारा माइक्रोस्पोरोसाइट, जो सबसे पहले टेक्टम के अंदर कोई एक सेल होगी और वो सेल जो है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट, जिसकी कालोज वाल होगी और इसकी जो प्लॉइडी होगी वो कितनी होगी 2n। उसके बाद जब मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 जो है, जो मियोसिस होता है वो एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है। रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब होता है, सपोज करो प्लॉइडी में जो पेरेंट सेल थी उसमें 2n था, नंबर ऑफ जो डीएनए कंटेंट था वो 2n था, लेकिन जैसे ही वो अपने गैमीट्स बनाएंगे तो वो जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें रह जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 में बिल्कुल ऐसे ही डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। उसके बाद फर्दर से क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, यानी एक बार इसमें सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा और उसके बाद हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। 4 हैप्लोसाइट सेल्स बनेंगे और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, टेट्राड सेल्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेट्राड सेल्स। ठीक है, उसके बाद टेट्राड सेल्स होने के बाद अगर हम इनसे जो ये जो माइक्रोस्पोर हैं, अगर हम सिंगल माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस की बात करें, ये न्यूक्लियस जो है एक बड़ा सा पॉलराइज्ड होके वॉक्यूल फॉर्म बना लेता है, यानी जो उसका स्पेस होता है न्यूक्लियस का वो वॉक्यूल फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पे होता है पोलन मियोसिस 1। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, पोलन मियोसिस 1 में 2 तरह की सेल्स बनेंगी, एक वेजिटेटिव सेल्स बनती है और एक बनती है जनरेटिव सेल्स। क्लियर है? पोलन मियोसिस 2 होगा जिसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और जो होगी, देखो एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, जो वेजिटेटिव सेल है पहले एक वेजिटेटिव सेल्स है और एक ही जनरेटिव सेल्स है। ठीक है, लेकिन जब बाई सेल्यूलर पोलन होगा, बाई सेल्यूलर पोलन में क्या होगा, पोलन मियोसिस 2 होगा और वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक ही रहेगा और जो स्पर्म सेल है यानी जो जो हमारी जनरेटिव सेल्स हैं वो 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई सेल्यूलर पोलन। ठीक है, बाई सेल्यूलर में क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल्स होगी और एक ही जनरेटिव सेल्स होगी। अगर हम बात करें ट्राई सेल्यूलर पोलन की तो एक वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और 2 होती हैं हमारी जनरेटिव सेल्स।
ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअल में पोलन ग्रेन होते क्या हैं। ठीक है, द पोलन ग्रेन represent the male gametophyte. If you touch the open anther of hibiscus any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger. Sprinkle these grain on a drop of water taken on a glass slide and observe under the microscope. यानी इनका मतलब है जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन उठा के रखी गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं कि एक्चुअल में पोलन ग्रेन होते क्या हैं। तो पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, गैमीट्स नहीं होते, मेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, जो गैमीट फॉर्मेशन बनाते हैं तो वो ऐसी कौन सी बॉडी होती है, उनको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, और आगे ये कह रहे हैं अगर आप हिबिस्कस देखो, कई बार आप गुड़हल का फूल होता है, अगर आप उसको टच करोगे थोड़ा सा तो वहाँ से थोड़ा सा येलोइश पाउडर आपको निकल के आएगा। ठीक है, और उसको आप, इन्होंने बोला है कि उसको स्प्रिंकल करना एक स्लाइड पे और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखना है। ठीक है, तो कोशिश करना देखने की, दिख जाए तो ठीक है। अगर आपके आसपास जो है लैब हो या आपके रिसर्च किसी रिसर्च लेबोरेटरी में हो या आपके जो स्कूल वगैरह में कराए जाते हो तो वहाँ पे आप दिखोगे कि इनकी इतनी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। जो पोलन ग्रेन है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। क्लियर, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं पोलन ग्रेन। देखो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनिस वाला हो गया, टेट्राड सेयर होगी, न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया, क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, देखो अब इससे पहले हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बनते हैं, कैसे होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है वही हमने पढ़ लिया था। उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से हम इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो माइक्रोस्पोर सेल होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस के फॉर्म में होती है। और उसके बाद जो पोलन होता है माइटोटिक टेक प्लेस करता है और एक लार्ज वेजिटेटिव, जिसको हमने वॉक्यूल बोला था, वेजिटेटिव सेल्स बनाती है और बनाती है एक स्मॉल जनरेटिव सेल्स। यानी कंपेरेटिवली अगर हम सेल्स की बात करें तो जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसका साइज बड़ा होगा और जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उसका साइज जो है वो छोटा होगा। जनरेटिव सेल्स जो है वो कहाँ से डिटैच हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सेल विदिन ए सेल स्ट्रक्चर। यानी अपने आप ही जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो डिटैच हो जाती हैं, इंगल्फ कर ली जाती है। उसके बाद जो इंगल्फ वेजिटेटिव सेल्स देन अंडरगो पोलन मियोसिस सेकंड टू फॉर्म पोलन स्पर्म सेल पैक्ड इन द साइटोप्लाज्म। और जहाँ से, जिसको हमने पढ़ा था ट्राईसेल्युलर पोलन में जो वेजिटेटिव सेल जो इंगल्फ कर ली गई है, ठीक है, सेल के द्वारा, तो वहाँ से पोलन मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है और उससे जो पोलन स्पर्म होते हैं साइटोप्लाज्म में जो होते हैं उससे 2 जनरेटिव सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है बच्चों? देख लो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं। पोलन ग्रेन जो है 2 लेयर्स, जो इसकी पोलन ग्रेन को अगर हम बहुत सारी, मतलब आपकी बुक में भी दिखाया होगा, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के लिए देखोगे। ठीक है, तो ये 2 लेयर के बने होते हैं। एक जो आउटर लेयर होगी एक्साइन होगी, जो इनसाइड की लेयर होगी उसको हम इंटाइन बोलेंगे। ठीक है, उसमें एक होता है जर्म पोर, ये हो गई हमारी जनरेटिव सेल्स, ठीक है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, और ये हो गया हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आर सराउंडेड बाय 2 लेयर एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो है वो थिक लेयर होती है और इसमें पोर ऑफ अपर्चर, रीजन ऑफ अपर्चर, ये जर्म पोर होता है। ठीक है, ये जो जर्म पोर होगा, द एक्साइन इज थिन एंड विदाउट ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, द इंटाइन जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो स्मूथ होगी, सेल्यूलोसिक होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। और जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जब पोलन ट्यूब का बनना शुरू होता है तो ये क्या काम करती है, एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द अपर्चर एंड देयर प्रोटोप्लाज्म स्वेल। प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था कि पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब दोनों को मिलाते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म जो है दोनों का स्वेल हो जाता है। स्वेल होने के बाद इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन एक्साइन, और ये प्रेशर जो है जो सेल है उस पर पड़ता है
प्रेशर होगा तो उसके बाद क्या होगा, जो इंटाइन लेयर होती है, जो इनसाइड वाली लेयर होती है वो इलास्टिक होती है और ये सेल्यूलोजिक होती है। इसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो पायरेसिंग एग्जाइन थ्रू द पोर, यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी पोलन ट्यूब कैसे बनी, इट कैरीज द मेल गैमेट एंड ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जर्म पोर ही रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन ट्यूब बनने के लिए। ठीक है, तो पोलन ग्रेन में क्या होती है, 2 लेयर होती है, एक्साइन होती है, इंटाइन होती है। एक्साइन जो है थिक होती है, प्रोटेक्टिव होती है, एंटाइन जो है इलास्टिक होती है और सेल्यूलोजिक की बनी होती है। ठीक है, जो हमारी इंटाइन जो एक्साइन होती है उसमें एक जर्म पोर होता है, जर्म पोर होता है। और जब क्या होता है, जब जर्मिनेशन होना होता है पोलन ग्रेन का, तो क्या होता है, जब ये जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का वो वाटर को एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्व करने के बाद वो फूल जाता है, फूलने के बाद स्वेल होने के बाद क्या करता है, जो जर्म पोर है उससे वहाँ से वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही जर्मिनेट होगी उस पोर्शन को हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। क्लियर, और यहाँ से यहाँ पे आपके मेल गैमेट जिसमें आपके जो जनरेटिव सेल्स थी और वेजिटेटिव सेल्स थी वो उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे या आ जाएंगे। क्लियर, देखो ये ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म है, ये ट्यूब सेल न्यूक्लियस है, एक्साइन हो गई, देखो कितनी ठीक है। क्लियर, ये इंटाइन होगी जो सेल्यूलोज की और किसकी बनी होगी, बहुत थिन होगी। अपर्चर होता है, अपर्चर से जहाँ से धीरे धीरे ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और स्वेल हो जाएगी। और यहाँ से ये हमारी जो जनरेटिव सेल्स हैं थ्रू द जर्म पोर जर्मिनेट होंगी और एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर है, इसमें आपकी एनसीईआरटी में पोलन ग्रेन का आज के टाइम में या पोलन ग्रेन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका मार्केट में बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छे प्राइस पे वो चीज़ें बिकती हैं जो पोलन ग्रेन से बनाई जाती हैं, अलग अलग पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करके। जैसे पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इसमें बहुत बढ़िया से न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इट हैज़ बिकम ए फैशन रिसेंट ईयर इनटू यूज़ पोलन टैबलेट एज ए फूड सप्लीमेंट, और आज के टाइम में मॉडर्न डेज में जो पोलन टैबलेट्स हैं वो यूज़ करी जाती हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। In Western countries, a large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in the market। और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे पोलन के बने, पोलन ट्यूब से जो बने हुए सिरप होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो इनटेक करे जाते हैं फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, और उनका एक बढ़िया सा मार्केट अवेलेबल है वहाँ पे। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पे हेल्प करते हैं, जो एथलीट होते हैं, एथलीट को अगर हम उनकी जो रनिंग कैपेसिटी, जो उनका स्टेमिना होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं उनको पोलन ग्रेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिए जाते हैं जिनकी वजह से उनका स्टेमिना भी बढ़ता है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर हो सकते हैं या इम्यूनिटी बूस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बी पॉलन जो आपके आउटसाइड ऑफ कंट्री जो है पाए जाते हैं, नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन। क्लियर, ये आपके एनसीईआरटी का पेज है। बाकी इसमें है, देखो इसमें है ये कि हेल्थ बेनिफिट ऑफ बी पॉलन, जो बी पॉलन से रिलेटेड हैं, जो बी से मिले हुए पॉलन्स होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, स्ट्रेंथिंग इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, अच्छे से उसमें अच्छे से रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्लियर है, उसके बाद बूस्ट मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होती हैं उनको हेल्प करता है। क्लियर, एनहांस लीवर फंक्शन, जो भी हमारे लीवर फंक्शन होते हैं, लीवर फंक्शन में क्या होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होंगी और उनको भी बढ़िया से वो कंट्रोल करता है। सपोर्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जो भी आप इंटेक करते हो, जो भी फूड आप ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड लेते हो तो उनके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर, पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी इन्फ्लामेशन को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ बी पॉलन के जो है बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से आजकल मार्केट में इनका बहुत बढ़िया से यूज़ करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया है। इस पार्ट से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, देखते हैं। द फिगर इज द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये किसकी फिगर है,
एंथर की फिगर है, ठीक है। अब एंथर में भी किसकी फिगर है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, 3D कट सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर, कट सेक्शन ऑफ फिलामेंट या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर फिलामेंट, ठीक है भाई। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर। लेकिन यहाँ पे भी मैच्योर और यंग एंथर में क्या फ़र्क है? जो यंग एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम बैग के अंदर होते हैं, क्लियर है। और जो मैच्योर एंथर होता है, मैच्योर एंथर में क्या होता है? बर्स्टिंग हो जाती है पोलन ग्रेन की। तो आप ये देखोगे ना, अच्छे से लेयर है यहाँ पे, कोई भी लेयर जो है टैपिटम है या जो बाकी की लेयर हैं वो अच्छे से कवरेंगे, यानी इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ये क्वेश्चन होगा हमारा, आंसर होगा, क्लियर। दूसरा, द एंथर वॉल लेयर विच इज यूजुअली पॉलीप्लॉइड एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म एज वेल एज हाई DNA कंटेंट। यानी जो एंथर की जो वॉल थी, हमने 4 वॉल पढ़ी थी, कौन सी? ये तो गलत ही है, एंडोथीसियम होती है, ठीक है, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, सेप्टम और एंडोथेलियम, ठीक है। तो इनमें से किसकी जो पॉलीप्लॉइडी है वो कैसी होती है? पॉलीप्लॉइडी होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे वहाँ पे। तो बहुत सारे न्यूक्लियस कौन सी लेयर के अंदर होते हैं? न्यूट्रिटिव लेयर, जो हमारी टैपिटम होती है, ठीक है। और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है धीरे धीरे, और उसका जो DNA कंटेंट है वो भी हाई हो जाता है, यानी 2 टैपिटम इज द एंथर वॉल लेयर, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेमन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड। यानी जो एंथर का, एंथर ऊपर पार्ट होगा और जो उसका प्रॉक्सिमल एंड होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा, वो किससे अटैच होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंथर, थैलेमस और पेटल्स, सेपल्स और गाइनोशियम। द करेक्ट आंसर इज द 2, थैलेमस से या फिर पेटल्स से, क्लियर। उसके बाद है, ये हो गया, ये देखो, ये आपकी बिल्कुल बुक में से क्वेश्चंस लिया गया है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, हमें पता है। ईच लोब हैज़ 2 थीका, तो इसको हम डाइथीकस बोलते हैं। थीका इज सेपरेटेड ऑफन बाई, वो जो थीका होता है वो किससे सेपरेट करा जाता है? कैसा सेक्शन रहता है? ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथवाइज, ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग ब्रेडथवाइज, ए ट्रांसवर्स सेक्शन ग्रूव रनिंग ब्रेडथवाइज या ए ट्रांसवर्स ग्रूव रनिंग लेंथवाइज, ठीक है। सारे सिमिलर से क्वेश्चन, सारे सिमिलर आंसर लग रहे हैं, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगी ये एक्चुअल में किस पेज से उठा के लिया गया है। देखो ये आपका है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, ठीक है। ईच लोब हैज 2 थीका, दे आर डाइथीकस। और फिगर नंबर 2.2b, ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। देखो बिल्कुल ऐसी की ऐसी लाइन उठा के रख दी है, आपको NCERT की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़नी है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, सारे डायग्राम भी। और देखो कितने बढ़िया से इसमें से आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज, तो इसमें क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। उसके बाद द सेल ऑफ विच फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। कौन सी लेयर होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? दैट इज टैपिटम, क्लियर। 4 टैपिटम। चलो एक और है, बहुत बढ़िया से। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टैपिटम। जो टैपिटम है, मैंने बहुत बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जो प्रोसेस होता है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, सारा जो माइक्रोस्पोरेजेनेसिस होता है यहीं से ही वो शुरू होता है। तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? इट नरिशेस वेल डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये तो भाई सही है। इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म, ये भी ठीक है। It is the innermost wall layer of the microsporangium, that is also correct. Cell has single nucleus only, तो सिंगल न्यूक्लियस तो नहीं होते, पॉलन ग्रेन तो बहुत सारे बनते हैं, तो बहुत सारी सेल्स होंगी तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो 4th इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्लियर।
ठीक है भाई। हाँ एक और देख लो। दिस इज टू स्टेज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी जो पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, जो बनना होता है, वो 2 स्टेजेस में चलता है, जिसमें एक होती है आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरी होती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्लियर? क्लियर है भाई? तो बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आया होगा आज, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हमने पढ़ा है। ट्रांसफर सेक्शन में हमने थीका पढ़ लिए, थीका के अंदर हमने सारी लेयर पढ़ ली, टेप्टम लेयर पढ़ी, माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है, कैसे टेट्राड सेल्स बनती हैं, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स से कैसे 4 टेट्राइड जो टेट्राड सेल्स होंगी वो कैसे हैप्लॉइड सेल्स में बदल जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने पोलन बी के प्रोडक्ट पढ़े हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं और वो प्रोडक्ट जो हैं वो कैसे यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, किन किन फंक्शंस को हमारी बॉडी में इन्हेंस करते हैं। क्लियर है? उसके बाद 2 प्रोसेस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो आपको समझ में आया होगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बी हैप्पी।